अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते यानी 15 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, जो इतवार अभी गुजर गया, उसमें अफगान तालिबान ने काबुल की तरफ जब पेशकदमी की तो अफगान फौज ने बजाय रेजिस्टेंस करने के, बजाय लड़ने के, बजाय सामना करने के, हमने देखा कि हथियार डाल दिए और सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान की हुदूद से फ्लाई कर गए। वो वीडियो भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा वायरल हुई, उनकी टीम भी उनके हमरा मौजूद थी और नाजरीन इस वाक़े ने पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सीन देखे जैसे जहाज़ों के साथ अवाम जो थे वो लटक गए, कुछ लोग वहां से गिरकर मर गए और एक हलचल हमें अफगानिस्तान के अंदर भी दिखाई दी। अवाम जो थे जाहिर है वो इनसिक्योरिटीज का शिकार थे कि अब तालिबान आ गए हैं, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि तालिबान की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया भी इख्तियार किया गया अवाम के साथ, जिसमें बच्चियों को स्कूल जाने की उन्होंने कहा कि अलाउ होगा, इजाजत देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चियां जॉब्स भी करेंगे। और उनका जो टीवी चैनल्स हैं, उनका जो मीडिया है, वहां पर भी हमने देखा कि खवातीन को कोई रोक टोक नहीं दिखाई दी। उसके बाद फिर जो बयान उनकी तरफ से आया उसमें भी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के जो अवाम है, स्पेशली जो खवातीन हैं, इनसिक्योरिटीज का शिकार है, वो बिल्कुल भी इनसिक्योरिटीज का शिकार ना हो। जो काम कर रहे हैं शरीयत के मुताबिक वो अपना काम करते रहेंगे, शरीयत के खिलाफ वर्जी हम नहीं करने देंगे। सदर अशरफ गनी का भी पैगाम आया, आप सबने देखा सुना, उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी कि वो क्यों वहां से फ्लाई कर गए थे। जो हमारा सवाल है इसको लेकर वो ये है कि क्या अमेरिका का अफगानिस्तान से फौजों का इनखला दुरुस्त फैसला था? इस पर जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ सैयद शोएबुद्दीन साहब, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज बड़ाई साहब भी डिस्कशन में हमारा साथ देंगे, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मीनवाल इंग्लैंड से हमारा साथ देंगे हामिद खान अल मशरकी साहब, हामिद साहब आपको भी वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, दुरुस्त फैसला था अमेरिका का जो उन्होंने ऐलान भी किया और अभी सितंबर आया नहीं और सबसे जो अफगानिस्तान जो है वो खाली हो गया फौजों से तकरीबन। देखें, आज दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका का वहाँ जाने का फैसला गलत था। सही कह रहे हैं। ठीक है, आज ये अमेरिका के अंदर बहस छिड़ी हुई है कि हमने वहाँ पे क्या इज्जत कमाई। वियतनाम जहाँ 20 साल वहाँ भी तो जंग रही और उसके बाद वहाँ से निकलना पड़ा, भागना पड़ा बिल्कुल। तो वहाँ जो था वहाँ पे एक बाकायदा फौज लड़ रही थी, एक आर्मी थी, शुमाली और जनूबी वियतनाम की लड़ाई थी वो, जिसमें साइगोन फतह हुआ। लेकिन उसमें आप ये देखें कि 2 साल तक जनूबी वियतनाम की फौज ने शुमाली वियतनाम के फ्रीडम फाइटर्स का मुकाबला किया था। अमरीकी फौजों के इनखला के 2 साल के बाद सरेंडर हुआ था साइगोन। ऐसा ही है, इट इज़ लॉन्ग टाइम। उस हवाले से यहाँ पे जो अमेरिका को निकलने का प्रोग्राम था, देखिए तो आज से नहीं तय हो रहा, ये गुज़श्ता 7-8 साल से अमेरिका की कोशिश थी कि मामला किसी तरह इस नैज पे पहुंचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इंडिया जैसे कुछ नादान दोस्त जो थे वो चाहते थे कि अमेरिका यहाँ फंसा रहे ताकि हम उसकी आड़ में अपना काम करते रहें, पाकिस्तान को तंग करते रहें, दहशतगर्दी करते रहें। उस चक्कर में आके अमेरिका यहाँ पे देखें बार बार, आपको पहले मुल्ला उमर की मौत की खबर आ गई जब मुज़ाकरात होने लगे थे, फिर मुल्ला मंसूर को मार दिया गया ड्रोन हमले में, तब मुज़ाकरात रुक गए। मतलब मुज़ाकरात रोके जाते रहे। फिर दरमियान में उसामा की भी वो मौत चलाई गई। मतलब ये सारे वाक़यात जो थे ये मुज़ाकरात को आगे कर देते थे। बहरहाल 2018 में जाके जब मुज़ाकरात शुरू हुए कतर में, जहाँ पे बाकायदा तालिबान का एक हेड ऑफिस बना दिया गया मुज़ाकरात के लिए, ये अमेरिका, इसका मतलब ये नज़र आ रहा था कि जाना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका को ये गलत फहमी थी। लेकिन आज मैं टीवी पे देख रहा था कि वहाँ कह रहे हैं कि एक खबर भेजी गई थी, एक रिपोर्ट दी गई थी कि काबुल सरेंडर हो जाएगा, काबुल नहीं बचेगा, जल्दी हो जाएगा। इसके बावजूद अमेरिका तो निकल चुका था वहाँ से। देखें वो तो पिछले सब महीने ही वहाँ से खाली कर गया था अपने अड्डे। अमेरिका के जाने के बाद जो असल चीज़ है, जो किसी का वहमो गुमान नहीं थी, हमने यहाँ बैठ के भी हमने ये कभी भी ये नहीं कहा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। कि 6 अगस्त को पहला दारुल हुकूमत फतह होता है 34 सूबों में से,
اور 9वें दिन यानी कि 6 से 15 15 बिल्कुल। पूरा अफगानिस्तान उनके कब्जे में चला जाता है। और बहुत इजीली। वजह क्या है कि वो फौज जिसको खड़ा किया गया था वो मुज़ाकरात के बाद हटी है पीछे। ठीक है। ये एक नई वहाँ पे कुछ चीज़ें तारीख से बंदा सीखता है। तो जो हिस्ट्री वहाँ से अब तो क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो आप पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि तालिबान या अफगानी बल्कि कह लें ये मुज़ाकरात के ज़रिए चलते हैं। तो ये जहाँ भी गए इन्होंने पैगाम भेजा हम आ रहे हैं, तो जो सामने फौज थी वो अवॉइड कर गए, चले गए। अच्छा, ठीक है। हेरात में ज़रूर वहाँ पे लड़ाई हुई, लेकिन उसके बाद वो जो उनके इस्माइल खान थे वो खुद भाग गए वहाँ से, ईरान चले गए। मतलब इन्होंने इस दफ़ा शुमाली इत्तेहाद वालों ने सरेंडर किया है। सबसे बड़ी बात यह है, आप ये मत देखें कि पश्तून इलाके सरेंडर हुए हैं। असल बात यह है कि अज़बक, ताजिक, हज़ारा सरेंडर हुए हैं। वो तमाम क़यादत जो आज पाकिस्तान में बैठी है और चाह रही है कि हमें इक़्तिदार में पाकिस्तान हिस्सा दिलवा दे, ये लोग वहाँ से सरेंडर करके निकल के आए हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर किया। तो अमेरिका का जो फैसला था वो टाइमिंग के हिसाब से ठीक था। अमेरिका ने जाना ही था। कितने मरवाते वो, कितने पैसे खर्चते वो। आज जो बाइडेन चीख रहे हैं ना कि हमने ट्रिलियंस डॉलर खर्च कर दिए। आज 40 हेलीकॉप्टर जहाज, जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और क्या क्या कुछ कब्जे में दे दिया उन्होंने। जब डिफीट सामने है उनके और सारी दुनिया में उनकी जग हसाई भी हो रही है, अब ये बयानात दे रहे हैं कि हमने जो अचीव करना था वो तो हम बहुत पहले कर चुके थे। नहीं, वो आप क्यों बैठे हुए थे यहाँ पे? वो उनका क्लेम जो है ना वो ये है कि हमने अलकायदा को मारना था, तो उसामा को मार दिया। तो ठीक है, आप मुझे क्लेम कर सकते हैं, सही। लेकिन बात यही है ना, आपने 40 मुल्क नाकाम हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अकेला अमेरिका नहीं नाकाम हुआ। आपकी नजर में उनका फैसला ये दुरुस्त था? जी बिल्कुल, उन्हें बहुत देर से किया। ठीक है, बहुत पहले ये फैसला कर लेना चाहिए था। ठीक तो है। उनके लोग कम मरते हैं। फयाज साहब, कुछ खबरें तो ये भी सुनने में आ रही हैं कि अमेरिका जो है कोई डबल गेम खेल रहा है। कभी वो ये कह रहा है, बयान दे रहा है कि जी अभी हमें इन तालिबान को आजमाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, और कहीं वो कह रहे हैं कि हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है। कोई डबल गेम खेल रहे हैं या फिर बौखलाहट का शिकार है? दुरुस्त फैसला था उनका जो उन्होंने फौजों को निकाल लिया यहाँ से। एक तो सुमारा जब से तालिबान काबज हुए ना काबल पे, दुनिया भर के दफाई माहरीन, अस्करी माहरीन और मुबस्सर और जर्नलिस्ट, और जिनको इस शोबे का पता है, जिनको नहीं भी पता, वो कहते हैं जी तालिबान ने बड़ी प्लानिंग से किया है। अच्छा। फौजी हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही है उनकी। सुमेरा, ये फौजी इंकलाब नहीं आया इस्लामाबाद में, अफगानिस्तान में। ये अवामी इंकलाब आया। सही। वहाँ के जितने भी लोग थे अफगानिस्तान में, ये असली रुख ये है। जितने भी लोग थे, देखें जब अमेरिका वहाँ पे आया तो उसने किस तरह कारपेट बमबारी की, किस तरह लोगों को मारा, तूफान मचा दिया, लोगों को सब याद था। लोग अमेरिकन के साथ 20 साल तक रहे, लेकिन उनके दिल और दिमाग अमेरिकन के साथ नहीं थे। और इस बात का ट्रंप ने भी कहा है कि उसको अशरफ गनी पर इत्मीनान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो फौज थी वो बोगस थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना कोई रिक्रूटमेंट थी, सिर्फ पैसे कमाए गए, करप्शन की गई, हड़प्शन की गई, और जितने भी डॉलर अमेरिका से आई वो उड़ा दिया गया। बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला आपने, ठीक है ना। तो वो जो अवाम है ना, अवाम जो अफगानिस्तान की असल में इस वक्त फैसला दिया है शोएब साहब, ये एक डिफरेंट चीज़ है कि अवामी इंकलाब आया है। जो ही अमेरिका ने छोड़ा है, हर बंदे में, चाहे वो फ़ौज में था, चाहे वो किसी सिक्योरिटी इदारे में था, चाहे वो सिविल मुलाजिम था, चाहे वो काश्तकार था, चाहे वो किसी और पेशे से ताजर था, उसने अमेरिकन को साथ ही खुदा हाफिज़ कह दिया है, और पूरे अफगानिस्तान में मिनटों और सेकंडों में ये सारा मसला हल हो गया। अब जो आपका सवाल है कि क्या अमेरिका का ये फ़ैसला दुरुस्त था, अमेरिका को पता था कि वहाँ उनकी क्या पोजीशन है, उनको नज़र आ रहा था, नेटो फौजों को भी नज़र आ रहा था कि हमारा वहाँ बस नहीं चल रहा। और आपने वो बाइडन का बयान सुना है, उसने एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि चीन और रशिया तो चाहते थे कि हम वहाँ पे रहें, ये सास और बहू वाली लड़ाई है, और हम वहाँ पे डॉलर भी खर्च करें, हमारा पैसा भी ज़ाया और हमारे बंदे भी मारे जाएँ। अच्छा। वो तो चाहते थे हम वहाँ पे रहें। तो मैं समझता हूँ, ये क्रेडिट देता हूँ उस 80 साला बूढ़े को, उस 80 साला हुक्मरान को, जिस पर ऑलरेडी अमेरिका के जो हुक्मरानी उसका बोझ उसके कंधों पर है। उसने बड़ी हिम्मत से ये सारा गंद, और जो पिछले 20 साल के हुक्मरानों का जो
کیا جا رہا تھا उसने अपने ऊपर ले लिया है और उसने कह दिया कि नहीं ये हमने यहाँ से निकलना है। और मैं समझता हूँ कि उसने दुरुस्त फैसला किया अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको निकल जाने का, और उस पर कारबंद भी रहा है और उसको तस्लीम भी कर रहा है। और ये उसने अमेरिकन कौम को अपने नज़रिए से अपनी सोच है कि आइंदा जो मेरे बाद सदर में आए वो इस मुसीबत में न पड़े और जो अमेरिका के अवाम है वो फिर इस जंग में न जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से उनका ये फैसला दुरुस्त था और उसको सारी सूरत हाल का पता था कि अफगानिस्तान में उनके साथ क्या होगा और क्या होने वाला है। लेकिन इसके अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं रहा था क्योंकि दुश्मन उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनका भी थिंक टैंक सारा कुछ देख रहा था। सही है। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे? शुएब साहब तो कहते हैं टाइमिंग के हिसाब से ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, और जबकि फयाज साहब ये कह रहे हैं कि मजीद नुकसान ना हो तो जो बाइडन ने ये फैसला लिया और सारा बर्डन अपने कंधों पे डाल लिया, सही फैसला था। आप क्या समझते हैं? जी सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक कह रही हैं कि ये एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या अमेरिका का वहां से निकलना जरूरी था अफगानिस्तान से। तो मैं ये कहूंगा कि जी बिल्कुल, अफगानिस्तान से निकलना तो नविश्ता-ए दीवार था, निकलना ही निकलना था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन जिस तरह निकला है वो बड़ा अमेरिका के लिए, क्या अमेरिका की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी उनको याद रहेगा, और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन गया है जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है। हमने देखी हैं पिक्चर्स और तस्वीरें, जिस तरह वियतनाम से निकला था वही हाल आज अफगानिस्तान से हुआ है, बल्कि उससे भी बुरा हाल कि एम्बेसी की छतों पे हेलीकॉप्टर ला के बंदों को रेस्क्यू किया गया है, फिर जहाजों के ऊपर जिस तरह लोग लटक लटक के जा रहे हैं। ये सब कुछ उस बात की कासी करता है कि अमेरिका को बदतरीन शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में, और अमेरिका के लिए ये अमेरिकी कौम के ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी नुकसान हुआ। कौम का हर बंदे ने अपने हिस्से का 25,000 से 70,000 डॉलर टैक्स की शक्ल में अफगानिस्तान में उनका जाया हुआ है। उस सब के साथ साथ हजारों फौजियों की जानें गई हैं। इस सब के बावजूद अफगानिस्तान से अमेरिका जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर निकला है, और ये शिकस्त आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये लिखी तो हुई थी, क्योंकि अमेरिका जितना वो दलदल में फंस चुका था बिलाखिर उसने निकलना था, और दलदल में फंसा हुआ बंदा जब भी निकले वो हारा हुआ ही होता है, कीचड़ उसके ऊपर लगा हुआ होता है, गंदगी उसके ऊपर लगी हुई होती है। सो अफगानिस्तान की दलदल में अमेरिका का निकलना तो जरूरी था, और दलदल से निकलने वाला शख्स इसी तरह कीचड़ में लिथड़ा हुआ निकलता है। सो इस हवाले से मैं कहूंगा कि कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौकिफ पे आ गया। नाज़रीन, हमने बात की अभी कि क्या अमेरिका का अफगानिस्तान से फौजों का जो इनखला का फैसला किया गया था वो दुरुस्त था। अब हम बात करेंगे इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, जब तालिबान वहां पर आ चुके हैं और पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल भी संभाल लिया है। इससे पहले हमने देखा 20 साल पहले की सूरत हाल भी आपके सामने है, जब पहले तालिबान यहाँ पर आए थे तब यहाँ के अवाम का क्या हाल था, उनको कितने राइट्स दिए गए थे। खातीन की अगर हम बात करते हैं तो खातीन जो है वो अपने घर से बगैर महरम के उन्हें निकलने की इजाज़त नहीं थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ का शिकार भी थी। अभी जब ये फैसला सामने आया था कि फ़ौजों का इनखला हो जाएगा यहाँ से, तो हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो डांसर्स थी, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो इनका मीडिया से ताल्लुक़ था, शोबिज़ से ताल्लुक़ था, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ था और वो खेलों में हिस्सा भी लेती थी, उनकी तरफ से बहुत सारे व्लॉग्स भी सामने आ रहे थे कि हम इनसिक्योर हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। फिर कुछ बच्चियां ऐसी भी थीं जो स्कूल जाती थी और तालीम हासिल करती थी। आपने देखा होगा मलाला का ट्वीट भी आया था, उन्होंने भी ऐसी ही इनसिक्योरिटीज़ का इजहार किया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक बिल्कुल डिफरेंट रवैया सामने आ रहा है तालिबान की तरफ से। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हमने देखा कि बच्चियां स्कूल जा रही थी और अपनी रूटीन के हिसाब से स्कूल भी जा रही थी, कॉलेजेस भी जा रही थी। और फिर कुछ दिन हमने देखा कि मीडिया में जो खवातीन थी उनको उन्होंने ऑनर आने से रोक दिया, यानी चैनल के जो लोग थे, चैनल के जो मालिकान थे, उन्होंने उनको ऑनर नहीं आने दिया। लेकिन फिर तालिबान की तरफ से उन्हें अलाउ किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेलीविजन पे आए। बल्कि उनमें से एक खातून एंकर है, उनकी बड़ी मशहूर, उन्होंने एक जो उनके हुक्मरान है उनका इंटरव्यू भी किया, वो भी बहुत वायरल हुआ। अब ये जो रवैया सामने आ रहा है, फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तालिबान की तरफ से पहली, उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान से हमारी एफिलिएशन अपनी जगह है। तो ये चीजें वो शो कर रही हैं कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को बेटर करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनका स्टेटस भी अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। क्या तालिबान अपने इस रवैये से दुनिया की हिमायत हासिल कर सकेंगे? शुएब साहब, अभी तो बहुत जल्दी है कुछ कहना।
अच्छा, उन्होंने इस्लामी इमारत का ऐलान कर दिया और इसका मतलब ये है कि वो मुखालफिन को बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। ठीक है। इस्लामी इमारत का मतलब है जिसके ऊपर बेसिक इख्तलाफ है। 20 साल में वहाँ पे एक सोसाइटी, नई सोसाइटी बन गई है बिल्कुल। और उस सोसाइटी ने अपना रवैया इस एक हफ्ते में साफ दिखा दिया है, पिछले 5 दिनों में, कि खवातीन सड़क पे खड़े होके प्ले कार्ड पकड़ के कह रही हैं कि हमारा हक दो। ये वो खवातीन नहीं है जो घरों में बिठा दी गई थी। इसका मतलब है खवातीन के अंदर इस पूरे अरसे में एक नया मुआशरा तश्कील देने में वेस्ट कामयाब हो गया है। अच्छा। किसी हद तक। नंबर 2, झंडे के ऊपर एक बहुत बड़ी इख्तलाफ आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। झंडे को लेके सड़कों पे रैलियां निकल रही हैं। वो कहते हैं हम अपना झंडा तब्दील नहीं करने देंगे और ऐसी एक रैली पे फायरिंग भी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो मरने वाले अभी टीवी जुबान संभाल के बात कर रहे हैं कि तालिबान नाराज ना हो जाएं कि भगदड़ में मचे या गोलियां लगने से मरे। ठीक है। जैसे कि इस काबुल एयरपोर्ट पे गोली चलाई अमेरिकन ने, लेकिन कहा यह कि जी भगदड़ में मचे हैं, ठीक है। गोलियों से नहीं मरे हैं। मतलब है ये जरा जुबान थोड़ी सी तब्दील की जा रही है। जैसे हम वेस्ट में अक्सर देखते हैं कि ये दहशतगर्द नहीं थे, ये तो ज़हनी मरीज थे। हाँ जी। बिल्कुल सही। ये चीज जो है ये एक तब्दील शुदा माशरे की तरफ नजर आ रही है। ये वो माशरा नहीं है जिसको इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये गलतफहमी तालिबान निकाल दें कि वो इस मुल्क को 96 की डगर पे चला सकेंगे। ठीक है। इस्लामी अमारात तब बनी थी, लेकिन उनका भी रवैया तो हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखें अभी उनकी गवर्नमेंट नहीं आई है। ठीक है। अभी वो हुकूमत में नहीं है, बल्कि वहाँ हुकूमत ही कोई नहीं है। हुकूमत नहीं है, बिल्कुल। अबू साले जो है वो छुपा हुआ है कहीं पे और वो कह रहा है कि मैं सदर हूं क्योंकि मैं नायब सदर था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद शाह मसूद के बेटे, उनके हवाले से मुतजाद खबरें आ रही हैं। कोई कहता है वो रेजिस्ट करेंगे, कोई कहता है नहीं करेंगे, कोई कहता है उन्होंने 20 साल जंग नहीं लड़ी तो अब क्या लड़ेंगे। लेकिन अजबक, ताजिक, हजारे इस वक्त तो सरेंडर करके बैठे हुए हैं। ठीक है। ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री है। मैंने फिर जब चीज़ें अभी एक हफ्ते में पूरा देखा तो वाकई ऐसे ही है कि वो सरेंडर करते हैं और फिर वापस आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। कि इसी तरह जब अमेरिका ने हमला किया था तो तालिबान वैनिश्ड, गायब हो गए थे, छोड़ छाड़ के निकल गए थे सारा। सही। इसलिए कि उन्हें नजर आ गया था कि रहे तो मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो दोबारा वापसी का रास्ता भी है, लड़ने का रास्ता भी है। ठीक हो गया। तो यही अब उज़्बेक, ताजिक, हजारों ने किया है। ठीक हो गया। वो सरेंडर करके पीछे चले गए हैं, उन्होंने अपने शहर दे दिए हैं। लेकिन तालिबान का ये कहना या ये समझना कि तालिबान इतनी आसानी से वहां पे रहेंगे, ये इन्हें कोई नहीं रहने देगा। यूरोप जो है, अमेरिका जो है, वो उनके बयानात आप देख लें, बिल्कुल वो मिक्स हैं। वो एक तरफ दिखा रहे हैं कि वो भी अभी वेट कर रहे हो ना मजीद के उनकी तरफ से क्या सामने आता है। ये टाइम ऐसा था ना, ये टाइम ऐसा था कि सब कुछ अचानक होता चला गया। ऐसा ही है। अब इस वक्त पूरी की पूरी फौज, लेकिन बात यह है कि अफगान फौज को तियाड़े उड़ाने की तरबियत दी गई थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की तरबियत दी गई थी। ठीक है। तालिबान के पास तो ऐसी तरबियत नहीं है, सामान तो उन्होंने कब्जा कर लिया है। सही। असलहे के ढेर जो रोज टीवी पे दिखाए जाते हैं, जो अफगान फौज फेंक के चली गई है। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, अभी वो जो फौज है वो बहरहाल तरबियत याफ्ता है, बैठ गई है, घर चले गए हैं। क्या उन्हें कोई इकट्ठा कर पाएगा? लेकिन शोएब साहब, वो आपका सवाल ठीक है, लेकिन इस वक्त जो तालिबान पिछले 5 दिनों में उन्होंने अपना रवैया दुनिया भर में दिखाया है, मैं तो आपसे अवाम के साथ नहीं, कल जो उनका ऐलान था ना इस्लामी अमारात वाला जी, वो तब्दील शुदा बयान है। इस्लामी, वो कह रहे थे कि हम नहीं होगी। शुरू में उन्होंने कहा था कि हम मिल के चलेंगे। अब जब इस्लामी अमारात आ जाएगी
تو پھر باقی نہیں ساتھ چلیں گے. دنیا کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہے. اسلامی امارات تو وہی طالبان حکومت ہے ٹھیک ہو جو پہلے تھی. میں سمجھ گئی, آپ کا موقف آ گیا. وہ ماضی کی طرف جا رہے ہیں اب. ٹھیک ہے. فیاض صاحب کیا کہیں گے؟ برطانوی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو طالبان کو ایک نئی حکومت بنانے کا موقع ضرور دینا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن باغیوں کو مغرب دہائیوں سے عسکریت پسند قرار دیتا آ رہا ہے ان کا رویہ اب مناسب ہو گیا ہو, اور پچھلے 5 دنوں کا جو رویہ اور کل کی جو بات کر رہے ہیں شعیب صاحب, اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے حمایت حاصل کر سکیں گے؟ ایک تو ہمارا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو. پورا یورپ, امریکہ اور جس ملک کو دیکھ لیں, پوری عالمی تنظیمیں افغانستان میں انسانی حقوق کو کسی طرح کی گزند نہ پہنچے. حالانکہ جو افغانستان میں کیا ہے انہوں نے, جس طرح بندے مارے ہیں, جس طرح خاندان تباہ کیے, فیملیز تباہ کی ہیں. اچھا یہاں نظر آ رہا ہے اور کشمیر نظر نہیں آ رہا. اتنی دوگلی پالیسی ہے لوگوں کی, یورپ کی, امریکہ کی, کہ وہاں نظر نہیں آ رہا کہ جیتے جی لوگوں کو قبروں میں رکھ دیا گیا. ان کے خواتین کے کہاں حقوق ہیں, مردوں کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں, نوجوانوں, وہاں بھی ان کو نظر نہیں آ رہا. اور افغانستان کی دیکھ کے ان کو کتنی فکر پڑی ہوئی ہے. ایک میں آپ کو بات بتا دوں سمیرا کہ افغانستان اس وقت کے نقشے میں جو طالبان کھڑے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے. وہ صرف اپنے مفاد کی پرواہ کریں گے. ان کی ترجیح اپنا مفاد ہے. اس نے پوری دنیا جی انہوں نے کہا دیا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ افغانستان ہے. ہمارے پڑوسی بھی سن لیں, دور والے بھی سن لیں, نزدیک والے بھی سن لیں. اب انہوں نے اپنا جنگ اپنے کہا کہ ہم اپنی جنگ لڑیں, اپنا امن کریں, اب ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی دخل نہ دیں. بالکل. ٹی ٹی پی کے معاملے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستان سے اپنے معاملات طے کریں, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں جو داعش اور القاعدہ کی تنظیمیں ہیں وہ بھی کام نہیں کر سکتی, ہمارے ملک کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ایک تو ان کا یہ بیہیویئر ہے. دوسرا انہوں نے جو ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ صحافیوں کو بھی حقوق ملیں گے, خواتین کو بھی حقوق ملیں گے, باقی ساری چیزیں بھی آزاد ہوں گی اور بہتر ہوں گی. لیکن ایک بات انہوں نے کی ہے جس پر میڈیا کا دھیان نہیں ہے اور آپ کا بھی شاید دھیان نہیں گیا اور پروفیسر شعیب صاحب کا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے نا, جو ہمارا نظام حکومت ہے, ہمارا سسٹم ہے جو, وہ شرع کے مطابق ہوگا. بالکل سمجھ آ گئی ہے. یعنی انہوں نے لائن دے دیا کہ ہم وہ خواتین کو حقوق دیں گے جو انہیں شرع نے دیے ہیں. میں نے اپنے انٹرویو میں یہی بات کی کہ شریعت کے مطابق. اب تو یہی تو سوال پیدا تھا, آیا یورپ کو, امریکہ کو اور دوسرے ملکوں کو اور عالمی تنظیموں کو, انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ منظور ہے کہ وہاں شریعت نافذ ہو؟ وہ تو شریعت نافذ کریں گے, 100% کریں گے. اس پہ سوال اٹھے گا کہ کیا دنیا, کیا وہ یورپ جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ شرعی حقوق کو مانے گی؟ یہ تو خواتین کو اتنے ہی حقوق دیں گے جو شریعت نے دیے ہیں, تو کیا یہ ان کے پیمانے پر پورا اترے گا؟ اب یہ بیہیویئر ہے کہ دنیا کی حمایت حاصل کر پائیں گے کہ نہیں, یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ابھی بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا جو ذہن ہے, ان کی سوچ ہے, وہ ابھی نہیں بدلی. وہ یہ نہیں کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آ گئے ہیں یا ان کی سوچ بدل گیا ہے. وہی طالبان ہیں. ہاں پہلے وہ تھوڑے سے اسٹوڈنٹ ٹائپ تھے, اب وہی طالبان بڑے بڑے علماء کرام ہو گئے ہیں اور اب ان کی سوچ زیادہ اس نظریے پہ پختہ ہو گئی ہے جو پہلے تھا. بالکل صحیح. وہ شریعت نافذ کریں گے, شرعی قانون, اور دنیا کو تو یہ پسند نہیں آئے گا اور پھر وہ کہیں گے جی یہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو یہ افغانستان کے جو حکمران ہیں, جو طالبان ہیں, ان کے لیے مشکل پیش آئے گی. اور وہ دنیا کی حمایت ان کو, اگر وہ اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں اور رہیں گے بھی, لگ بھی رہا ہے, تو پھر ان کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہوگا کہ پوری دنیا کی حمایت حاصل کر سکیں. ہاں جو دوست ملک ہیں, جو جاننے والے ہیں, ان کی وہ مدد لے سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کو دنیا کی مخالفت دیکھنی پڑے گی. حمایت حاصل نہیں ہوگی. کیا کہتے ہیں حامد خان صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس کے؟ جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ افغانستان میں طالبان کے لیے باقی دنیا کا اعتماد حاصل کرنا سب سے کریٹیکل سوال ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا طالبان اس میں کامیاب ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ویٹ اینڈ سی ہے. اس میں میں نہ ہاں کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ طالبان جس طرح ابھی تک بیہیو کر رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے, اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے, فارن ورکرز کے تحفظ کو یقینی بنایا, یونائٹڈ نیشن کے ورکرز کے تحفظ کو یقینی بنایا. تو یہ سب صورتحال دیکھ کر تو امید ہو جاتی ہے کہ طالبان سمجھداری کا ثبوت دیں گے اور وہ حرکتیں یا وہ قابل تنقید سٹیپس نہیں دہرائیں گے جو 20 سال پہلے کیے تھے.
تو اگر طالبان عوام کو امن دے سکتے ہیں کابل میں اور باقی شہروں میں امن لا سکتے ہیں اور خواتین کے تحفظ حقوق کی تحفظ کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باقی دنیا ان سے تعلقات استوار کرنے پر راضی ہو جائے گی. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا چائنا راضی ہے, چائنا نے منظوری ظاہر کر دی ہے, رشیا تیار ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, اسی طرح عرب ممالک اب آگے آ جائیں گے. تو اس سارے حوالے سے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کی جو طالبان ہیں وہ اگر سمجھداری کا ثبوت دیں اور اگر وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں شریعت کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ باقی دنیا کو اعتراض نہیں ہوگا اور باقی دنیا بھی ان کو اپنا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات بنائے گی بلکہ افغانستان کی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. حامد خان صاحب آپ کا بھی موقف آ گیا. اور ناظرین اب اس واقعے کا ذکر کریں گے جو پچھلے 4 سے 5 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا ہو, مین سٹریم میڈیا ہو, زبان زد عام ہے, ہر کوئی اسی واقعے کو ڈسکس کر رہا ہے. 14 اگست کو مینار پاکستان پہ جو واقعہ پیش آیا, ایک خاتون تھی ٹک ٹاک بنا رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا ہجوم تھا جس نے ان کو گھیر لیا اور پھر ہمیں وہ ہوا میں ہی نظر آئیں, کبھی ان کے ہاتھوں میں اچھلتی ہوئی, کبھی ان کو کوئی اٹھا کے ادھر لے کے جا رہا ہے, کبھی ان کو کوئی اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں ہم نے بہت سارے ایسے مناظر بھی دیکھے جو ہم یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتے. پہلے تو وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر لوگوں کا ریاکشن آنا شروع ہوتا ہے اور پھر ہم نے وہ چیز بھی دیکھی جو اس طرح کے واقعات کے ہونے کے بعد ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیوں گئی تھی, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چلی گئی تھی تو کیا مردوں کا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ مناسب تھا اس کے ساتھ. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان کا بیان لیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بار بار پولیس کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا. وہاں پر بھی جو پولیس اہلکار موجود تھے وہ بھی وہاں پر ان کو بچانے یا پھر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں پہنچے. لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ 24 افسران ہیں, پولیس افسران, جن کو معطل کر دیا گیا ہے اس واقعے کی وجہ سے کہ انہوں نے کیوں اس کا نوٹس نہ لیا اور بار بار کال بھی اگر آپ کو ریسیو ہوئی تھی تو پھر آپ نے کال کیوں نہ لی اور اس کا ایکشن کیوں نہ لیا, اس لڑکی کو کیوں نہ بچایا گیا. اس لڑکی کی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے, اس کے جسم پر جگہ جگہ جو ہے وہ زخم ہے, جس کا جہاں جیسے دل کیا اس کو نوچا. وہ لڑکی کیسی ہیں, یا وہ ٹک ٹاکر تھیں, یا ان کا اپنا رویہ کیسا تھا, یا ان کا اپنا کریکٹر کیسا تھا, یہ بات تو الگ. لیکن ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر کہ کیا اگر آج اس کو انصاف مل چکا ہے, کیا انصاف کے لیے ویڈیوز کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ شعیب صاحب. مجھے اسلامی امارات افغانستان یاد آ گئی. 96 سے 99 تک 2000 تک. مجھے آج وہ کل پرسوں کی ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے تصویر جی جس میں کابل کے اندر خواتین کی جو تصویریں کہیں لگی تھیں جی جی ان پہ کالک پھیر دی گئی ہے, پینٹ کر دیا گیا. بالکل یہ ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہا تھا, آج سے نہیں ہو رہا, یہ وہیں سے آیا ہے. پاکستان میں آپ جو مرضی کہیں, ایک طالبانائزیشن یہاں بھی ہوئی ہے. اس جنگ کا, اس طالبان کی, اس حکومتوں کا اثر یہاں بھی آیا ہے. صحیح. اور وہ ہے کہ ہم نے فیصلہ میں نے کرنا ہے اور میں جو کچھ کروں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل صحیح. یہ وہ سو کالڈ طالبان تھے جنہوں نے یہ فیصلہ وہاں پہ کیا. صحیح. یہ اور جو وہ پینٹ شرٹ موبائل لے کے پھرنے والے اور سارا دن بےہودگیاں دیکھنے والے وہاں پہ یہ کچھ کر رہے تھے. بالکل. تو پھر یا تو تم اپنا کردار تو پہلے پورا کرو. اور کہاں لکھا ہے اسلام میں, لکھا ہے کہ پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے خود کبھی زنا نہ کیا ہو. بالکل صحیح. یہ ہے, یہ وہ کڑی ایک معیار ہے. اور دیکھا وہ گواہی قبول ہوگی جس نے سوئی میں دھاگا پروتے کی طرح دیکھا ہو. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہمارا قانون یہ کون ہے ہم یہ فیصلہ کرنے والے خود ساختہ جج؟ یہ کون تھے؟ کیا ان ماں اور باپ جو ہیں ان کو گھر بیٹھے اپنے بچوں کی تصویریں نظر نہیں آ رہی؟ بالکل آئی ہوں گی. سب پہچانے جا رہے ہیں. بالکل. کیا کوئی ماں باپ ایسا نظر آیا جس نے موبائل تھا جو وہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا؟ نہیں, جو ٹی وی پہ چل رہی ہیں, میں ان کی بات کر رہا بہت ساری فوٹیجز سامنے ہوں. آئی ہیں. وہ تصویریں کیا کسی ماں باپ میں جرت ہوئی کہ جا کے ہینڈ اوور کرے کہ یہ ہے وہ الو کا پٹھا میرا اولاد جس نے یہ کام غلط کیا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. ہوا کیا ہوگا
किसी ने खाला के घर भेज दिया होगा, किसी ने नानी के घर भेज दिया होगा, बिल्कुल, कोई कराची चला हो गया, निकाला गया होगा, बच जाओ, भाग जाओ, बिल्कुल सजा से बचो। सजा हमारे यहाँ है ही नहीं, बदकिस्मती है। सही। ये अभी जब केस अदालत में जाएगा ना, और उसके बाद जब इसके परखचे उड़ेंगे, खदीजा का केस याद करें, बिल्कुल उस बच्ची को 2 दर्जन से ज्यादा दफा खंजर घोंपा गया था, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और वो एक वकील का बेटा उस था, केस का फैसला भी आपके वो एक सामने। वकील का बेटा था, लिहाजा उसकी जमानत हो गई थी। जी बिल्कुल। वो तो हाई कोर्ट ने खुद नोटिस लेके उसको दोबारा जेल भेजा था। जी। ये है हमारा निजाम इंसाफ। अब वो फिर आजाद है, ऐसा ही और उसके घर पे फिर फायरिंग हो गई है बिल्कुल खदीजा ऐसा के। ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम कैसे इस माशरे को बदलने कहते हैं, कैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। हमें अपने बच्चे की खुद निगरानी करनी है। लेकिन शेख साहब जितना जितना इसके ऊपर एक्शन लिया गया है, अगर उसकी मद में हम बात करें कि अगर ये एक्शन भी हुआ है तो वीडियो वायरल होने के बाद हुआ है। ये जो कहते हैं ना कि जो मुक्का बाद में याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का। कहाँ थे उस वक्त ये सो कॉल्ड जो पुलिस की इतनी डॉल्फिन से लेके सारे फिरते रहते हैं सारे लाहौर में, बिल्कुल। सड़कों पे चेकिंग कर रहे होते हैं, वहां पर एक शख्स, कोई एक गार्ड हवाई फायरिंग कर देता जस्ट, जी। ये मजमा कुत्ते की तरह भाग जाता वहां भाग से। जाते, बिल्कुल भाग कुत्ते की तरह तुम दबा के ये सारे कुत्ते भाग जाते। लेकिन जो उस लड़की को शेख साहब बबोड़ ये भी रहे नहीं थे। पता ना कि उनके पास जो असलहा होता है वो चलता भी है कि नहीं चलता है भाई, ये अभी तो रास्ते में चलते लोगों को मार देते हैं। एग्जैक्टली। ये क्या, वो तो बेगुनाह लोग होते हैं ना, सही, जिनको गोली चला दी तो पता चला मुलजिम तो भाग गया, वो मर गया। सही, ये आ रहा है, ये डॉल्फिन ने ऐसे लोग भी मारे हैं। सही। तो ये वहां पे सिक्योरिटी किधर है? PHA का एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर मुअत्तल हुआ हो है, गए, बिल्कुल। और 3 घंटे उस पार्क के अंदर ये सब कुछ हुआ। होता रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो माँ बाप, वो बहन भाई, वो लोग जो वहां खड़े थे, चंद लोगों को काबू नहीं कर सके। बिल्कुल। शुरू में तो ये चंद लोग थे, बाद में ज्यादा मजमा होते हुआ। गए, ज्यादा होते गए, बिल्कुल ऐसे। उन लोगों को उस वक्त काबू किया जा सकता था। सही है। मैं इतने बड़े जगह पे जहां पे पाकिस्तान में ऐसा मजमा हो, सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। बिल्कुल सही। माल रोड पे 14 अगस्त को जब हुजूम फिर रहा होता है तो पुलिस भी तैनात होती है। बिल्कुल ऐसा ही कह रहे यहाँ हैं। इस पार्क में कहाँ थी वो पुलिस? बस फिर उनको बाहर क्या कर रही थी? वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। मुअत्तल भी तो कर दिया गया ना। सवाल भी हमारा ये यही क्या है कि है? वीडियोस का वायरल मैं होना आपको जरूरी नहीं है लिख ना। के देता हूँ, लिख के देता हूँ। आप 1 महीना इंतजार करें, हद 2 महीने, बिल्कुल ऐसे ही। ये सारे ये तो बहाल बात आप- होके ये तो बात आपकी और सही है। बेहतर थानों में लगेंगे जाके। लेकिन शुएब साहब वीडियोस का वायरल होना जरूरी है इंसाफ के हुसूल के लिए? इंतहाई बदकिस्मती ये नहीं है, है बिल्कुल कि सही है। अब मोबाइल पे कोई चीज आती है फिर हमें तो पता हम चलता जागते हैं। ठीक हो गया। वजीर आजम साहब भी नोटिस लेते हैं। पहले क्यों नहीं थे? पहले कहाँ सो रहे थे? जब सोशल मीडिया से मेन उनकी तरफ स्ट्रीम से कोई मीडिया पे आया, कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई मेन ना स्ट्रीम शुएब मीडिया कंप्लेंट दर्ज कराई थी, नहीं कराई, सोशल मीडिया में चीज चल गई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक्शन हुआ अब आपने 4-5 दिन के बाद। अभी उस रेलवे पुलिस के बंदे के लिए एजाज का ऐलान किया 23 मार्च को, ठीक है। जिसने एक आदमी को ट्रेन के नीचे से निकाला। बिल्कुल। और उसकी भाई वीडियो वो भी जो वायरल ट्रेन हो के ऊपर 400 बंदा बैठा हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन है? वो ऊपर ठीक से है। नीचे गिरा है। ठीक है ठीक है ठीक है। शेफ साहब, फयाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका एक्शन लिया, और फिर हमने देखा कि उसी दिन ही, हालांकि छुट्टी थी, तो नादरा की तरफ से ये बयान आया कि हम अपना काम शुरू कर देंगे चाहे छुट्टी भी हो। बात फिर वही है कि क्या इंसाफ के हुसूल के लिए वीडियोस का वायरल होना जरूरी है? उसके बगैर किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता? सुमारा, आप जानती हैं कि आयशा अकरम टिकटॉकर है ना, जी। और वो बनती संवरती है और वो अपनी वीडियोस वायरल करती है। लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वो खुश भी होती है कि उसके चाहने वाले, उसके परस्तार जो आजकल के फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं, उनकी तादाद में जितना इजाफा होता है वो खुश होती है। वो बल्कि कह रही थी कि मैं आमदन भी होती है सर। बिल्कुल, पैसे हज़ारों से वो अब लाखों में पहुंच गया है, और अल्लाह ना करे अब जो इतना बुरा वाक़या उससे बाद वो करोड़ों में पहुंच जाए। लेकिन ये वाक़या जो हुआ है, आप जानती हैं कि पिछले दिनों हमारा यौम आज़ादी था, फिर दीनी हवाले से भी यौम अशूर चल रहा था। जी बिल्कुल। और ये दोनों जो इतने अहम हमारे मजहबी त्यौहार और कौमी त्यौहार था वो दब गए। और ये बात, ये वाक़या, ये हंगामा पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में हर जगह
یہ موضوع بحث اور رہا. اسپیشلی انڈیا میں اس کو بہت زیادہ جو ہے نیگیٹیولی ڈسکس کیا. انڈیا میں پوری دنیا میں ہماری جگ نسائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک کی بدنامی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے یہ ایکشن کیا, بری حرکت کی. آپ جانتی ہیں بے شمار واقعات, بڑی باریک سی لکیریں ہیں اس میں. بالکل وہ جو خاتون ہے کچھ نہ کچھ اس نے بھی فالٹ کیا, اور اس نے جب آ رہی تھی تو اس نے میسج کیا اپنے فالوورز کو کہ میں مینار پاکستان جا رہی ہوں, 14 اگست کو آپ آئیں اور میرے ساتھ سیلفی بنائیں, میرے ساتھ گھومیں پھریں. یہ ساری چیزیں بھی موٹیویٹ کرتے رہے. وہاں پہنچی, پھر اس نے یقیناً آپ کو اس نے سیلفیاں بنائی ہوں گی, کچھ چیزیں کی ہوں گی, کچھ لڑکوں نے جملے بولے ہوں گے, اس نے جملوں کا رسپانس کیا ہوگا. اس کے بعد بات بڑھتی گئی یہاں تک پہنچ گئی. نہ اس وقت خان صاحب بیٹھے تھے, نہ بزدار کو پتہ تھا وہاں کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب یہ وائرل ہوا تو پھر ساری دنیا کو پتہ, اب پوری دنیا نے اس کو اچھالا. پاکستان کی بہت بحیثیت قوم ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 400 بندہ کہتے ہیں جی سامنے تھا, 400 بندہ مجرم ہے یا ملزم ہے جو بھی ہے, لیکن ساری قوم ملزم بھی بن گئی اور مجرم بھی بن گیا. پوری قوم نے بھگتا. اب ہمارے ہاں بھی ایسی حالات نہیں ہیں, لوگ بڑے خوددار بھی ہیں, لوگ جان دینے والے بھی ہیں, خواتین کی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ جنہوں نے ڈیسیژن لیا, جنہوں نے آج پولیس افسر فارغ کیے, جنہوں نے نادرا کے چیئرمین نے اسی وقت چھٹیوں میں کہا کہ بندوں کو تلاش کرو, یہ لوگ بھی سارے مرد تھے, خان صاحب بھی سارے مرد تھے. اور مردوں نے ہی اس بات کو فیل کیا کہ یہ بہت بری بات ہوئی ہے, بری حرکت ہوئی ہے, اور اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہونا تھا. جس طرح سوشل لیول کے جو وائرل کر لی ہیں خواتین, اور جس طرح یہ بڑھ رہا ہے, جہاں ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ کوئی چیز وائرل ہو تو پھر ہی اس پر ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں انصاف کے پہلوؤں کو دیکھنا ہے, وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو خواتین ٹک ٹاکرز ہیں اور یہ جس طرح اپنی نمائش کرتی ہیں, جس طرح اپنے فین فالوئنگ کی تعداد بڑھاتی ہیں, کیا اس پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, یا کم از کم اس کے والدین کی طرف سے. آپ یقین مانیں جب وہ گھر گئی ہوگی تو اس کے والدین نے کسی نہ کسی حد تک اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا کہ تم رش میں کیوں گئی ہو. تو وہ بچے جن کے آج سارے پولیس والے سسپینڈ ہو گئے ہیں, وہ جو اپنے والدین سے پوچھتے ہوں کہ آپ کا کیا قصور تھا. تو یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا, اب دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. تو کوئی بھی چیز وائرل جب ہو تو بعض دفعہ یہ صحیح بات ہے کہ اس کو خوف زدہ بھی ہو جاتی ہے حکومت, ادارے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ انصاف سے آگے بھی بڑھ کر, یعنی کہ نارمل کسی بندے کے ساتھ یہ کوئی خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی تو شاید وہاں کا مقامی تھانہ بھی نہ دیکھتا. لیکن جب یہ چیز وائرل ہوئی ہے تو پرائم منسٹر سے لے کر کہاں تک دنیا پوری ان کی آواز بن گئی اس خاتون کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ, ایک فائدہ تو ہوا ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے, اس میں اب دونوں پہلوؤں پہ سوچا جا سکے گا. انصاف بھی لڑکی کو دیا جائے گا, جن لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ بھی اپنے انجام تک پہنچیں گے, اور وہ لڑکیاں جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں کم از کم ان میں بھی خوف آئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور ہمیں ان بات سے بچنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے وائرل ہونے سے, کیونکہ انصاف کے لیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کہاں اور کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اگر کسی کو نہ پتہ چلے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ویڈیو وائرل ہو گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا اور ایکشن ہو گیا تو بہتر ہے. سمیرا, آپ نے ابھی انڈیا کا ذکر کیا تھا. جی جی, انڈیا کو اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے. وہ ملک ہے جہاں پہ چلتی ٹرین میں اور چلتی بس میں لیکن عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. لیکن شعیب صاحب وہ کہتے ہیں نا, موقع تو ہماری طرف سے ان کو ملا نا. جی ہم نے دیا, ہم نے اپنے گھر کا گند ان کے حوالے کیا. ٹھیک ہے. حامد خان صاحب, آپ کا کیا موقف ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا انصاف کے حصول کے لیے, ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی پھر اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے, وائرل ہونا ضروری ہے ویڈیوز کا انصاف کے لیے؟ ہاں جی, آپ کا یہ سوال مجھے پتا ہے کہ بڑا اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے, اور جو ٹک ٹاکر کا مینار پاکستان میں جو بڑا شرمناک واقعہ ہوا, بحیثیت پاکستانی میرا سر شرم سے جھک گیا ہے. جو وہاں پر حرکتیں ہوئی ہیں, جس طرح لڑکوں نے حرکت کی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل تنقید ہے, انتہائی قابل سخت سزا کی ضرورت ہے. حکومت کو چاہیے کہ چاہے وہ 100 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, کسی کی بھی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے کو بھرپور سزا دینی چاہیے, اور وہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے اگزامپل بنے, مثال بنے. کیونکہ لاہور شہر کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو جانا, یہ میرے لیے بحیثیت لاہوریہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر حکومت کو کسی طرح کی بھی رعایت کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ بالکل یہ اصل میں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا ہے, یہ ایک میڈیم ہوتا ہے, ایک ذریعہ ہوتا ہے عوام تک معلومات کے پہنچنے کا, حکومت تک پہنچنے کا. پہلے یہی کام اخبارات کے ذریعے ہوتا تھا یا خبر صحافیوں کے ذریعے ہوتا تھا,
तो अब सहाफियों के साथ साथ एक इस मीडियम ने बड़ी ताकत पकड़ ली है, वीडियो बनती है, कैमरा लिया, वीडियो बनी, अपलोड की, हजारों लाखों लोगों ने देखी और उसके ऊपर एक फौरन दबाव पैदा हो गया, हुकूमत पर भी दबाव आया, इदारों पर भी दबाव आया। तो ये एक मीडियम है, इसमें ना कोई अच्छाई है ना कोई बुराई है। मेरा ख्याल है जहां आप बुराई देखें, वीडियो बनती है, बनाएं और उसको अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि इसका फायदा ही होगा। और ये कहना कि ये कोई ऐसा है, इस पे मैं तनकीद तो नहीं करूंगा, मैं समझूंगा कि ये एक बेहतरीन चीज है। ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। जैसा कि मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए छोटा सा एक इंट्रो दिया था, उसमें मैंने यही बात की थी कि अगर हम ये देखें कि उस लड़की वो लड़की क्या थी, वो टिकटॉक बनाने के लिए गई थी या उसने खुद लड़कों को इनवाइट किया था कि आए मेरे साथ टिकटॉक बनाए या मेरे साथ सेल्फी बनाए। एक बात, अगर उसकी गलती थी तो इनको भी अपने जहन में रखना चाहिए, जो फेमिनिज्म का बहुत ज़्यादा रोना रोते हैं कि अगर वो लड़की वहाँ पर चली गई और उसने उनको इनवाइट कर लिया सेल्फी बनाने के लिए तो क्या हो गया। तो याद रखें, ये मुआशरा अगर आप चाहते हैं कि ये सुधर जाए तो अभी ये सुधरा नहीं है, अगर सुधरने के ट्रैक पर भी है तो ये सुधरा नहीं है। इसलिए हमें खुद को खुद भी बचाना है। ये नहीं है कि हम लोग घुस जाएं इस तरह के हुजूम में और फिर हम लोग इस चीज़ को ट्राई करें कि क्या हमारा जो हुजूम है या जो हमारे अवाम है वो सुधर चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम हुजूम में बिल्कुल भी ना जाएं, अभी हमारा मुआशरा सुधरा नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए और बाकी जो लोग देख रहे होंगे, इसी तरह की ज़हनियत के मालिक होंगे, उनको भी अंजाम देख लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शोहबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फयाज़ बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए, हामिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद थे डिस्कशन की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।